आज भी हमारी फिक्र किसान और किसान आंदोलन से जुड़ी है, लेकिन इसी से जुड़ी बड़ी फिक्र है भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की। कल हमने आपको बताया था कि भारत में किसान आंदोलन को लेकर जो एजेंडा चलाया जा रहा है उसका प्रोपेगेंडा विदेशों में फैलाया जा रहा है। आज हम इसका पर्दाफाश करने वाले हैं। विदेशों में जो भारत विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है, आज उसका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। अगले 1 घंटे तक हम इस साजिश को परत दर परत अलग करेंगे और विदेशों में देश विरोधी एजेंडे का एक एक रेशा अलग करेंगे। सबसे पहले एक शब्द को ध्यान से सुनिए, टूल किट, यानी गूगल टूल किट। आज इस शब्द को आप बार बार सुन रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया का यह शब्द मशहूर हुआ है स्वीडन के 18 वर्षीय क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट से, जिसमें भारत में किसान आंदोलन को भड़काने के लिए गूगल टूल किट अपलोड किए गए थे। और आज दिल्ली पुलिस ने इसी टूल किट बनाने वाले ऑथर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस किसान आंदोलन का फायदा उठाना चाहते हैं और इसी कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज़ ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है धारा 124A, 153A, 153 और 120B IPC में, जिसका कि इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं उसे गौर से सुनिए। हम कह रहे हैं ग्रेटा थनबर्ग शुक्रिया, आज 130 करोड़ भारतीय आपके आभारी हैं। आपने भारत के खिलाफ हो रहे एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की पोल खोल दी है, क्योंकि ना आप ये गलती करती और ना ही इस इंटरनेशनल साजिश से पर्दा हटता। अब हम आपको भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का पूरा चार्ट दिखाते हैं। आइए जरा एक एक चीज को समझिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर जो डिटेलिंग आपके सामने है वो आपको बताएगी कि आखिर इस टूल किट में कैसे टूल्स तैयार किए गए थे। दरअसल ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर एक दस्तावेज शेयर किया जिसका शीर्षक है आस्क इंडिया वाई, और इसमें आगे क्या लिखा था, क्या आप मानव इतिहास के सबसे बड़े आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। इसी दस्तावेजी हथियार में किसान आंदोलन को उग्र बनाने का पूरा खाका खींचा गया है। इस ट्वीट के जरिए ग्रेटा थनबर्ग ने भारत विरोधी ताकतों को भड़काने और उकसाने की पूरी कोशिश की है। आस्क इंडिया वाई के आगे लिखा है, क्या आप मानव इतिहास के सबसे बड़े आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। अब आपको ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट में जो भारत विरोधी षड्यंत्र वाले दस्तावेज टैग किए गए हैं उसको एक एक करके समझाते हैं कि आखिर इसमें क्या लिखा गया है। तो ग्रेटा के ट्वीट में जो दस्तावेज अटैच थे उसका पहला पॉइंट है, ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने पहुंचे। ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने पहुंचे, यानी कि यह भड़काने की साजिश है। किसान आंदोलन के साथ एकजुटता प्रदर्शन करने वाली तस्वीरें ईमेल करें। सोशल मीडिया मार्केटिंग इसे कहते हैं। ये तस्वीरें 25 जनवरी तक भेजें। इसके नीचे लिखा है, दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों के साथ एकजुटता का प्रदर्शन, यानी हर चीज सिस्टमैटिकली डिजाइन थी, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यानी दूसरे पॉइंट में भारत के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक करने को कहा गया है और लिखा है कि आस्क इंडिया वाई हैशटैग के साथ फोटो या वीडियो मैसेज 26 जनवरी से पहले या 26 जनवरी तक ट्विटर पर पोस्ट कर दिए जाएं। सोशल मीडिया कैंपेन आस्क इंडिया वाई, जिसके ताल्लुक आपको पता होगा खालिस्तान समर्थक जो संगठन है उनसे जुड़े हुए हैं। तीसरे पॉइंट में 23 जनवरी और 26 जनवरी की रात 11:30 बजे तक ट्विटर पर तूफान लाने की बात कही गई है, मतलब सोशल मीडिया बम्बार्डमेंट, जिसमें लिखा है अपने ट्वीट में @PMO इंडिया और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को बेझिझक टैग करें। इसके अलावा अपने देश के राष्ट्राध्यक्षों और अन्य लोगों जैसे IMF, WTO, FAO, वर्ल्ड बैंक को भी टैग करें। चौथे पॉइंट में लिखा है कि 23 जनवरी को किसान संगठन के प्रतिनिधियों के साथ जूम सेशन होगा, जिसके लिए scrapfarmacts@gmail.com पर लिखने को कहा गया है। यह होती है पिन पॉइंट मार्केटिंग। पांचवें पॉइंट में जिक्र है कि 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर 9:30 बजे सुबह दिल्ली बॉर्डर के किसानों और दुनिया भर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं के साथ ग्लोबल इंस्टा लाइव होगा, यानी 9:30 बजे एक चिंगारी भड़काने की कोशिश। छठे पॉइंट में भारतीय दूतावासों, सरकारी कार्यालय
मीडिया हाउस, यहां तक कि अडानी और अंबानी के ऑफिसेज में फिजिकल एक्शन की बात की गई है। फिजिकल एक्शन क्या होता है? 7वें पॉइंट में लिखा है कि किसानों के मार्च या परेड के लिए दिल्ली की सीमाओं पर जाएं या उसमें शामिल हों, यानी कि पहले चिंगारी भड़काई और उसके बाद फुल ऑन अटैक। और 8वें पॉइंट में लिखा है कि आपने अपने किसी भी सरकार के प्रतिनिधि को कॉल या ईमेल करें और उन्हें कार्रवाई करने के लिए कहें। इसके अलावा ऑनलाइन याचिकाओं पर हस्ताक्षर करें और आगे इस दस्तावेज में भारत विरोधी इन षड्यंत्रों को डिटेल में लिखा गया है। सोचिए आप, मतलब ग्रेटा के इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में भारत के किसान आंदोलन में आग लगाने और भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद है, जिसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी किया है, लेकिन बाद में इसे पुराना कहते हुए डिलीट कर दिया। इसके बाद ग्रेटा थनबर्ग ने एक और डॉक्यूमेंट शेयर किया है और बताया कि कैसे किसान आंदोलन के समर्थन में सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाना है और इसमें भारत विरोधी साजिश का नया ब्लूप्रिंट है। इसीलिए हमने शुरुआत में भारत के खिलाफ हो रहे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र को उजागर करने के लिए ग्रेटा थनबर्ग का शुक्रिया अदा किया और देश में कुछ बुद्धिजीवी तो इसके लिए ग्रेटा को पद्म पुरस्कार दिए जाने की भी मांग कर रहे हैं। अब आपको ग्रेटा थनबर्ग के दूसरे ट्वीट में हम समझाते हैं, तो देखिए भारत विरोधी दस्तावेज पार्ट 2 में आग भड़काने वाली कौन कौन सी बातें लिखी हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि ग्रेटा थनबर्ग ने जो ट्विटर पर पहला टूल किट शेयर किया वो 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा का ब्लूप्रिंट था। मतलब प्लानिंग विदेशों में हुई और ठीक उसी खींचे खाके पर दिल्ली में गणतंत्र पर्व के दिन ट्रैक्टर परेड के नाम पर कोहराम मचा, गणतंत्र की गरिमा शर्मसार हुई, तिरंगे का अपमान हुआ और पूरे अनुशासन और संयम से ड्यूटी निभाते 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज़ ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है। आगे हम इस टूल किट की पूरी कुंडली खोलेंगे। पहले देखिए ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर पहला टूल किट किस दिन और कितने बजे शेयर किया और फिर उसे डिलीट कर दिया। हमने पड़ताल कर इसकी डिटेल निकाली, जिसमें इस पोस्ट की टाइमिंग थी 3 फरवरी शाम 5:19। लेकिन चूंकि इसमें जो प्लानिंग थी वो 26 जनवरी से पहले की थी, इसीलिए ग्रेटा ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और इसके बाद 3-4 फरवरी की दरमियानी रात 1:22 पर दूसरा ट्वीट किया और इसमें नया टूल किट यानी नया दस्तावेज अटैच किया, जिसमें भारत विरोधी साजिश के आगे की प्लानिंग का जिक्र है। इस टूल किट का भी शीर्षक वही है जो पहले टूल किट का था, यानी #AskIndiaWhy, और उसके नीचे लिखा है क्या आप मानव इतिहास के सबसे बड़े आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। इसके आगे 5 पॉइंट्स लिखे हैं। पहले पॉइंट में लिखा है कि 4 और 5 फरवरी को 11 बजे से दिन के 2 बजे तक ट्विटर पर तूफान मचा दें। दूसरे पॉइंट में 6 फरवरी तक scrapfarmacts@gmail.com पर फोटो या वीडियो साझा करने की अपील की गई है। तीसरे पॉइंट में लिखा है कि अगर आप भारत में पर्यावरण कार्यकर्ताओं और एक्सपर्ट के साथ स्थानीय संदर्भ को समझने के लिए एक सेशन चाहते हैं तो हमें scrapfarmacts@gmail.com पर लिखें। चौथे पॉइंट में लिखा है कि वे सरकारी अधिकारियों से फ़ोन पर या मेल के जरिए कार्रवाई करने को कहें, ऑनलाइन याचिका दायर कर अडानी अंबानी जैसे एकाधिकारवादियों पर कार्रवाई करने का दबाव बनाएं। और 5वें पॉइंट में लिखा है कि अपने निकटतम भारतीय दूतावास, मीडिया हाउस या अपने स्थानीय सरकार के कार्यालय पर ऑन ग्राउंड एक्शन करें। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी कि ग्रेटा थनबर्ग ने अपने दोनों ट्वीट में जिस टूल किट को अटैच किया उसमें भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को फांसीवादी पार्टी कहा गया है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि यह दस्तावेज किसी प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है और उसी का हिस्सा ग्रेटा थनबर्ग भी है।
हमने कल भी आपको ग्रेटा थनबर्ग का एक ट्वीट दिखाया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम भारत में किसानों के आंदोलन के प्रति एकजुट हैं। लेकिन इसके बाद दूसरे ट्वीट के जरिए उनकी असली मंशा साफ हो गई, जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ षड्यंत्र वाला डॉक्यूमेंट साझा किया और ग्रेटा का ये ट्वीट काफ़ी ट्रोल हो गया। उसके बावजूद ग्रेटा थनबर्ग ने फिर ट्वीट किया और लिखा, मैं अभी भी किसानों के समर्थन में हूँ और नफरत, धमकी या मानवाधिकारों का उल्लंघन इसे बदल नहीं सकेगा। कल हमने ग्रेटा के अलावा मशहूर पॉप सिंगर रिहाना, पॉर्न स्टार मिया खलीफा और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस का ट्वीट भी आपको दिखाया था और ये भी बताया था कि उनके भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वाली फसल में खाद पानी कौन डाल रहा है, और आज इसकी फिक्र संसद में भी गूंजी। असामाजिक तत्व पूरी दुनिया भर के किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए और भारत की सुरक्षा को बर्बाद करने के लिए। और अब कश्मीर इनका मुद्दा खत्म हो चुका है। कश्मीर मुद्दा खत्म होने के बाद खालिस्तान का मुद्दे को जागृत करना चाहते हैं और वही जागरण में बहुत सब लोग शामिल हैं। जो टूल किट का मामला है वो बहुत गंभीर है और साफ होता है कि कुछ ताकतें, विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। आप जरा इन लोगों की सोच देखें। इकोनॉमिकली आईएमएफ ने भारत के लिए कहा है कि इस बार 11.5% ग्रोथ होगी। बजट के बाद स्टॉक मार्केट एकदम ऊपर जा रहा है। वैक्सीन के लिहाज से भारत की धाक पूरी दुनिया में मानी जा रही है, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से भी और वैक्सीन डेवलपमेंट के लिहाज से भी। ऐसे में भारत को अस्थिर करने की क्या यह कोशिश है? और वो जो किसान है, वो किसान जो भारत के प्रति पूरी तरीके से सजग है, उस किसान की आड़ में यह सब किया जा रहा है। अभी तक आपने टूल किट शब्द कई बार सुना। इसी गूगल टूल किट के जरिए भारत को बदनाम करने की प्लानिंग हुई थी। अब हम आपको बताते हैं कि इस भारत विरोधी टूल किट की उत्पत्ति कहां हुई। दरअसल इसको लेकर पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन PJF के नाम का खुलासा हुआ है। बताया जाता है कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च के पहले और बाद के लिए भारत विरोधी रणनीति बनाई थी। दरअसल askwhyindia.com पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का ही द्वारा रजिस्टर्ड वेबसाइट है। इस दस्तावेज को गूगल टूलकिट के डॉक्यूमेंट में सेव करके वायरल किया गया। इसे ही ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर शेयर किया और गलती से पुराना टूलकिट भी शेयर कर दिया था, जो कि वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि भारत को बदनाम करने की यह पूरी साजिश कनाडा में रची गई थी, क्योंकि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन वहीं से चलाया जाता है। आपको यह भी बता दें कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन कनाडा का एक एनजीओ है। इसके को-फाउंडर के रूप में एमओ धालीवाल का नाम सामने आया है। इसकी वेबसाइट पर भी किसानों से जुड़े प्रोपेगेंडा मटेरियल की भरमार है। दरअसल PJF की यह प्लानिंग थी कि इस गूगल टूलकिट के जरिए किसान आंदोलन में जो आग है उसमें घी डाला जाए। इसीलिए उसने प्रोपेगेंडा के तहत ये डॉक्यूमेंट तैयार किया ताकि भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया जाए। और इसमें यह भी लिखा गया कि 26 जनवरी के आंदोलन को रोकने के लिए केंद्र सरकार 1984 जैसा कुछ कर सकती है। मतलब उनका मकसद सिखों की भावना को भड़काना था। और ऐसे भारत विरोधी एजेंडे में ग्रेटा थनबर्ग समेत कई विदेशी सेलिब्रिटी भी शामिल हो चुके हैं। सोचने वाली बात यह है कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जो है वो खालिस्तान के जो समर्थक हैं उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से वीव्ड इन है। राजधानी दिल्ली में हजारों ट्रैक्टरों का उत्पात, लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराते प्रदर्शनकारी और दिल्ली के बॉर्डर पर बिछी नुकीली तारें और कीलें, ये तस्वीरें आपने भी देखी। लेकिन अब इसके जरिए भारत को दुनिया में बदनाम करने की साजिश और इसे इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा हथियार की तरह इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लेकिन अब इस खेल में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी शामिल है। CNN में लगातार किसान आंदोलन को लेकर भारत की छवि के विपरीत कहानी लिखी जा रही है। इसके अलावा टाइम, अल जजीरा, द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्डियन, फ्रांस 24 ऐसे कई विदेशी अखबार और मैगजीन हैं जो भारत के किसान आंदोलन को लेकर प्रोपेगेंडा वाली रिपोर्टिंग कर रहे हैं। CNN लिखता है कि भारत यूं तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इंटरनेट पर बैन लगाने के मामले में भारत साल 2019 में नंबर 1 पर रहा है। टाइम पत्रिका में एक लेख में भारत में किसान आंदोलन से जुड़े ट्विटर अकाउंट्स को प्रतिबंधित करने और फिर कुछ ही घंटे में बैन हटा लेने पर रिपोर्ट छापी।
अल जजीरा ने लिखा है कि भारत में चल रहे किसान आंदोलन की गूंज अमेरिका में सुनाई दे रही है और अमेरिका इससे जुड़ाव महसूस कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 26 जनवरी के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए भारत सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। विदेशों में भारत विरोधी जो एजेंडा चलाया जा रहा है उसमें बड़ा हाथ खालिस्तानी आतंकियों का है, जो प्रोपेगेंडा के तहत भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। आज इसका खुलासा दिल्ली पुलिस ने भी किया। कहा जा रहा है कि इसके जरिए भारत की इकोनॉमी को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। सुनिए एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं। देखिए, जो आप ये जो पिछले कुछ दिनों से जो सोशल मीडिया पे ट्वीट हो रहा है, कुछ फॉरेन सेलिब्रिटीज़ इसके ऊपर, कुछ फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर जो ट्वीट कर रहे हैं, हमारा ऐसा मानना है कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और आपने बहुत हाल रिसेंटली देखा होगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी बहुत ही अच्छा फोरकास्ट किया इंडियन इकोनॉमी को लेके। और जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश की सरकार ने लॉकडाउन में बड़े कैलिब्रेटेड मेजर्ड मूव किए हैं और पॉलिसी निरंतर अनाउंस करते रहे, जिससे कि एक स्टिमुलस मिलता रहा इकोनॉमी को और इकोनॉमी संभला रहा। फार्मर्स की कुछ परेशानियां मुश्किल होंगी, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि ये जो फार्म बिल है ये हमारे फार्मर्स को एम्पावर करता है। आस्क व्हाई इंडिया पोएटिक जस्टिस से जुड़ा हुआ है। पोएटिक जस्टिस सिख फॉर जस्टिस से एकदम तालमेल करके चलता है। सिख फॉर जस्टिस को आईएसआई फंड करती है, ये सबको पता है। अब इससे ज्यादा क्या बताएं, किस चीज का ढोल पीटा जाए। याद कीजिए कि ग्रेटा थनबर्ग ने कैसे आर्थिक विकास पर आंसू बहाकर पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, लेकिन अब यह साबित हो रहा है कि उन्होंने तो पर्यावरण प्रेम का मुखौटा भर पहन रखा था। ग्रेटा थनबर्ग को पंजाब में जमीन के नीचे सूखते पानी, पराली की वजह से जहरीली होती हवा और कैंसर की दहशत फैलाने वाले कीटनाशक के बारे में नहीं पता। अगर उनका सामान्य ज्ञान इतना कमजोर है तो किसान आंदोलन पर बोलने से पहले इसे भी दुरुस्त कर लेना चाहिए था। How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई। इसी अंदाज में 18 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने करीब 1.5 साल पहले दुनिया भर के नेताओं को खुली चेतावनी दी। मौका था संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन का। ग्रेटा के इस भाषण ने लोगों को झकझोर दिया और इसके बाद ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर दुनिया में हो रहे आंदोलन की वो ब्रांड एम्बेसडर बन गई। मतलब ये कि ग्रेटा की पहचान पर्यावरण एक्टिविस्ट के तौर पर हुई। लेकिन पर्यावरण और जलवायु के लिए काम करने वाली ग्रेटा ने किसानों के प्रदर्शन पर ट्वीट कर सबको चौंका दिया। शक की सुई उसी वक्त घूमी। अब ये साबित भी हो गया कि पर्यावरण के लिए फूट फूट कर रो चुकी ग्रेटा अब भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। किसान आंदोलन के नाम पर वो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा गैंग को सपोर्ट कर रही हैं, खास तौर से उनको जो भारत को बदनाम करने का एजेंडा चला रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ग्रेटा आज किसानों के लिए ट्वीट करने से पहले वर्ल्ड कैंसर डे पर ट्वीट करती। खास तौर से भारत में हरित क्रांति लाने वाले उन किसानों के लिए जो कीटनाशक की वजह से कैंसर से लड़ रहे हैं। यकीनन वो आज पंजाब में पेस्टिसाइड की वजह से फैले कैंसर की बात करती, उसे रोकने की मुहिम चलाती और इस मिशन के लिए लोगों से समर्थन मांगती, क्योंकि पंजाब में कीटनाशक की वजह से ही कैंसर महामारी का रूप ले रहा है और उसके शिकार किसान ही हो रहे हैं। लेकिन उनके ट्विटर हैंडल को देखकर ऐसा नहीं लगता। ग्रेटा पर्यावरण की जानकार तो हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पंजाब के पर्यावरण से वाकिफ़ नहीं है। उन्हें यह मालूम भी नहीं है कि पंजाब में 2 लाख से ज़्यादा मरीज़ कैंसर से पीड़ित हैं। इस सूबे में हर साल कैंसर के 7,500 नए मरीज़ सामने आते हैं। भटिंडा से बीकानेर की ओर जाने वाली एक ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है, जिसमें हर 100 यात्री में से 70 कैंसर के मरीज़ होते हैं। यकीन मानिए, किसानों के लिए हैशटैग स्टैंड विद फार्मर्स और हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट कैंपेन चला रही ग्रेटा पंजाब में किसानों पर जारी इस कहर से अनजान होंगी। उन्हें शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि एक समय भारत का सबसे समृद्ध राज्य आज नीचे क्यों फिसल गया,
क्यों उसे अब गेहूं चावल के एमएसपी के नशे से बाहर निकलकर जागने की ज़रूरत है? क्योंकि पंजाब में ज़मीन के नीचे का पानी सूख रहा है और जिस तेज़ी से जलस्तर गिर रहा है उससे 18 साल बाद सूबे की धरती के नीचे 5% इलाके में ही पानी बचेगा। लाखों ट्यूबवेल सूख चुके होंगे। इससे खेती तो बर्बाद होगी ही, घरों में भी पानी सप्लाई का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। ज़रा सोचिए, इस हालात में भी पंजाब में 30 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर धान की खेती हो रही है। 1 किलो धान उत्पादन के लिए 5000 लीटर पानी की ज़रूरत होती है और अगर 1 क्विंटल धान की बात करें तो इसके लिए 5 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। पंजाब में धान की खेती बढ़ने से जलस्तर की चुनौती बढ़ रही है। यही हालात आगे भी रहे तो पंजाब में आज जन्मे बच्चे की जवानी ज़बरदस्त जल संकट के बीच बीतेगी। लेकिन क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने पंजाब के किसानों को ये समझाने की कोशिश कभी नहीं की कि चावल के बदले कम पानी वाली फसलों की खेती की जाए। शायद ग्रेटा को ये बात इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा गैंग ने बताई ही नहीं। क्या ग्रेटा ये भी जानती हैं कि वो किनका समर्थन कर रही हैं? जलवायु परिवर्तन को लेकर उसने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की भी आलोचना करती थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ग्रेटा थनबर्ग को ये पता है कि जिन किसानों का उन्होंने समर्थन किया है वही किसान सीमित संसाधनों की वजह से भारत में पराली जलाकर प्रदूषण फैलाते हैं। और पिछले दिनों किसानों ने सरकार के सामने ये मांग रखी थी कि पराली जलाने के कार्रवाई के नियमों को ख़त्म कर देना चाहिए और सरकार ने किसानों के दबाव में आकर ये मांगें मान भी ली थी। अब यहाँ 2 अहम बातें हैं। पहली ये कि अगर ग्रेटा थनबर्ग इन सब के बारे में जानती हैं तो क्या पर्यावरण के लिए उनका प्रेम झूठा और दिखावटी है? और दूसरी बात ये, अगर उन्हें भारत की खेती किसानी की जानकारी नहीं है तो फिर उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों को अपना समर्थन किस आधार पर दिया है? तो ये 100% यकीन के साथ कहा जा सकता है कि ग्रेटा ने किसानों के समर्थन में ट्वीट से पहले ना तो रिसर्च की और ना ही भारत के बारे में जानने वालों से बात की। मतलब साफ है कि ग्रेटा को अपने इमोशनल प्रोपेगेंडा गैंग पर भरोसा था जो पिछले 2 महीने से लगातार किसानों के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और इस साजिश की कड़ी कनाडा से ब्रिटेन तक फैली है। किसान 2 दिन पहले इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना का ये ट्वीट #फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ देखते ही देखते वायरल हो गया। रिहाना ने ट्वीट में लिखा, हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन ट्वीट को किसानों के समर्थन में ही माना गया। जाने अनजाने में वो भारत विरोधी एजेंडे में शामिल हो गई हैं कि जगमीत सिंह भले ही कनाडा के सांसद हैं लेकिन उन पर खालिस्तानी कैंपेन और आतंकी ग्रुपों का समर्थन करने का आरोप है। उन्हें कनाडा के एक कट्टर खालिस्तानी समर्थक के तौर पर देखा जाता है। 2013 में भारत सरकार ने उन्हें वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। जाहिर है जगमीत कहीं ना कहीं भारत को अशांत करने वाले गैंग में शामिल हैं और वो कनाडा में बैठकर भारत के खिलाफ हो रही साजिश को सुलगा रहे हैं। भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में विदेशी धरती पर सबसे पहले प्रदर्शन कनाडा में ही हुआ था। कनाडा के बाद ब्रिटेन में भी किसान आंदोलन के लिए प्रेम फूट पड़ा। पंजाब मूल के ब्रिटिश सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने किसानों के प्रदर्शन का समर्थन किया और हिंसक झड़प के 1 दिन बाद ट्वीट कर लिखा, मैं ये देखकर हैरान हूँ कि किस तरह भीड़ और पुलिस पानी, बिजली और इंटरनेट की सुविधा से वंचित करके किसानों को डराने और धरना स्थल से हटाने की कोशिश कर रही है। वो पहले भी 100 सांसदों के दस्तखत वाला एक पत्र ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भेज चुके हैं। आज देश को भारत विरोधी इस क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। 26 जनवरी से पहले इंटेलिजेंस ने कई खुलासे किए, बड़ी और इंटरनेशनल साजिश रची जाने की बात कही। आशंका जाहिर की गई कि 26 जनवरी को हिंसा हो सकती है क्योंकि किसानों के कंधे का इस्तेमाल भारत के दुश्मन कर रहे हैं। सारी आशंकाएं सच साबित हुई। किसानों के कंधों पर बंदूकें रखकर चलाई गईं और दिल्ली दहशतगर्दों के हाथों 11 घंटे तक बंधक रही। अभी भी सरकार ये नहीं कह रही है कि किसान देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है और आज ये आशंका सच साबित हुई है। किसान आंदोलन की आड़ में किस तरह अंतर्राष्ट्रीय साजिश को अंजाम दिया जा रहा है ये साफ हो चुका है और यह भी साफ हो गया है कि किस तरह भारत को बदनाम करने के लिए किसानों के नाम पर मानवाधिकार हनन के सवाल सुलगाए जाने लगे हैं। लेकिन भारत ने दुष्प्रचार का करारा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जताते हुए इसे कुछ ताकतों का एजेंडा बताया और इसे प्रमोट करने वालों को
वह करने वालों की अगर बात की जाए तो राय रखने से पहले पूरी जानकारी हासिल करने की नसीहत दी है। फिल्म इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स से जुड़ी कई नामचीन हस्तियों ने भी हिंदुस्तान को बदनाम करने वाली विदेशी सेलिब्रिटीज पर पलटवार किया है। ग्रेटा थनबर्ग एक इंटरनेशनल सोशल एक्टिविस्ट, मिया खलीफा एक पॉर्न स्टार और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस। इनमें से कोई भी ना हिंदुस्तान को जानता है, ना ही यहाँ के किसान को, लेकिन अचानक इन विदेशी दिलों में हिंदुस्तान के किसानों की हिमायत का ज्वार उठने लगा है। किसान आंदोलन की आड़ में ये मानवाधिकार हनन का राग अलापने लगे हैं, जिसकी शुरुआत 32 साल की पॉप स्टार रिहाना से हुई। रिहाना ने भारतीय समय के मुताबिक मंगलवार रात 9 बजे अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN की एक खबर पोस्ट कर सवाल उठाया, हम भारत के किसान आंदोलन पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे नॉर्वे की 18 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी CNN की उसी खबर को टैग करते हुए कहा कि हम भारत के किसान आंदोलन के प्रति एकजुटता दिखाते हैं। बुधवार सुबह पॉर्न स्टार मिया खलीफा ने भी लिखा कि यह किस तरह का ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रहा है। नई दिल्ली के आसपास इंटरनेट ही बंद कर दिया गया है। उसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने लिखा कि हमें भारत में इंटरनेट बंद होने और किसानों के खिलाफ पैरामिलिट्री की हिंसा का विरोध करना चाहिए। ये सब के सब मशहूर चेहरे हैं, सोशल मीडिया पर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। सवाल ये उठता है कि जो न भारत को जानते हैं न समझते हैं, जिन्हें भारत के कानूनों की ABCD तक मालूम नहीं है, वो अचानक हमारे किसानों के इतने बड़े हिमायती कैसे हो गए हैं। इनके ट्वीट ट्रेंड करने लगे तो भारतीय सितारे भी मोर्चे पर उतरे। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश का हिस्सा बन रहे इन विदेशी हस्तियों को आड़े हाथों लिया। लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, अजय देवगन, करण जौहर, सुनील शेट्टी, कंगना रनौत, कैलाश खेर और एकता कपूर जैसी बड़ी हस्तियों ने खुलकर कहा कि भारत अपना मसला खुद सुलझाएगा। हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा वाला ट्वीट करने वाली रिहाना को सबसे पहले कंगना रनौत ने जवाब दिया। हिंदुस्तान के माहौल पर ज्ञान देने वाली क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को भी आड़े हाथ लिया। एक के बाद एक सितारे जोड़ते गए और भारत की छवि बिगाड़ने की साजिश रचने वाले गिरोह को करारा जवाब दिया। अभिनेता अक्षय कुमार ने लिखा, किसान हमारे देश का बेहद अहम हिस्सा हैं। उनके मसलों का हल निकालने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो नज़र आ रही हैं। जो भी दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। डायरेक्टर करण जौहर ने कहा, हमें किसी को दरार पैदा करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। एक्टर अजय देवगन ने भारत और भारत की नीतियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा में फंसने से बचने और एकजुट रहने की अपील की। सुनील शेट्टी ने कहा कि आधे सच से ज़्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं होता है। बीइंग अ सेलिब्रिटी, जो लोग इंडिया आए भी नहीं हैं, वो फार्मर प्रोटेस्ट पे सवाल उठा रहे हैं, गवर्नमेंट पे सवाल उठा रहे हैं, इस बिल पे सवाल उठा रहे हैं, उनको आप क्या जवाब देंगे? कि यहीं की एज इंडियंस वी आर हैंडलिंग आवर इश्यूज। आई थिंक बीइंग अ इंडियन, मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे देश के बारे में कुछ कहे, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। ये जो मैंडेट बाहर निकालते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यार ये फार्मर्स के खिलाफ है, हो ही नहीं सकता, कि हमारे फोरफादर्स फार्मर्स थे और आज भी फार्मर्स है। 70% जहाँ मैं जिस गांव से आता हूँ, मुल्क की एक छोटी सी गांव जो मैंगलोर में, उसके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ फार्मलैंड है। तो मैं वो कौन सा अन्नाड़ी हूँ जो भूल जाऊँगा ये बात। और जो लोग बाहर से इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं वो गलत है। आई एम अ प्राउड इंडियन। मशहूर सिंगर और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर ने भी ट्वीट किया, एक गौरवान्वित भारतीय के तौर पर मुझे पूरा भरोसा है, जिन मुद्दों या समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं उन्हें अपने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम सौहार्दपूर्वक सुलझाने में सक्षम हैं। सिंगर कैलाश खेर ने भी किसानों की आड़ में हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए मचल रहे विदेशियों को पहले अपने गिरेबा में झांकने की नसीहत दी है। देश का मामला है, लेकिन विदेशियों की हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें।
हाँ, देखिए, भारत की तरफ विदेशियों का आकर्षण पहले से बहुत रहा है। बस ये है कि कभी कभी जब निंदा करने लगते हैं कुछ लोग, तो उनको पता होना चाहिए, पहले जानकारियां होनी चाहिए कि भारत का क्या क्षेत्रफल है, भारत के विचार क्या हैं, भारत के वैल्यू सिस्टम क्या हैं, और भारत के अंदरूनी मामले क्या हैं, समस्याएं क्या हैं। क्योंकि सिर्फ इतना भर कर लेने से, आधे अधूरे जानकारी लेने से और ट्वीट कर लेने से कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ें होती नहीं। भारत की तरफ इस तरह की दृष्टि मत रखिए, भारत को अपशब्द ना कहिए। भारत बहुत अध्यात्म से परिपूरित है और बहुत ही सक्षम और समर्थ है, बहुत ही फिट जवाब देने के लिए भी। तो इसलिए अपना आप यू माइंड योर ओन बिजनेस, वी विल टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। सिर्फ फिल्मी सितारों में ही नहीं, बल्कि क्रिकेट स्टार्स ने भी भारत के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करने वालों पर प्रहार किया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया कि भारत की संप्रभुता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। बाहरी ताकतें सिर्फ दर्शक का रोल अदा कर सकती हैं, वो प्रतिभागी नहीं बन सकती हैं। सचिन तेंदुलकर की तरह बहुत सारे क्रिकेटर्स ने विदेशी प्रोपेगेंडा की निंदा की और उससे बचने की अपील भी की। अनिल कुंबले, रवि शास्त्री और विराट कोहली जैसे दिग्गजों ने कहा कि भारत अपना मसला खुद सुलझाएगा। रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, सुरेश रैना और शिखर धवन ने भी खुलकर कहा कि हमारे अंगने में दूसरों का कोई काम नहीं है। वैसे पहली बार नहीं हो रहा है जब इस तरह विदेशी ताकतें या शख्सियतें हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में जुटी हैं। आप जरा सीए एनआरसी को लेकर हुए आंदोलन को याद कीजिए, किस तरह भ्रम का जाल फैलाया गया, और फिर अखलाक कांड को याद कीजिए, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान को लेकर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई जैसे हिंदुस्तान अल्पसंख्यकों के लिए असुरक्षित है, असहिष्णु है, और अब किसानों के नाम पर उनके कंधे पर बंदूक रखकर भारत को निशाना बनाया जा रहा है। मानवाधिकारों के हनन का राग अलापा जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरह हिंदुस्तान लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है, वो बहुत से लोगों को रास नहीं आ रही है। मिसाल के तौर पर कोरोना महामारी से मुकाबले को ही ले लीजिए। एक ओर हिंदुस्तान कोरोना से जंग जीतता नजर आ रहा है, जीतता नजर आ रहा है, वहीं दुनिया भर में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। बड़े बड़े संसाधन संपन्न देशों में बढ़ते ही जा रहे हैं। वैक्सीनेशन की बात करें तो हिंदुस्तान के 40 लाख टीके लगाने का टारगेट दुनिया में सबसे तेजी से पूरा किया गया। सिर्फ 18 दिन। हिंदुस्तान सिर्फ अपने ही लोगों का टीकाकरण नहीं कर रहा, बल्कि इस मुश्किल वक्त में 2 दर्जन देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। मेड इन इंडिया वैक्सीन के लिए दुनिया के 92 देशों ने दिलचस्पी दिखाई है, भरोसा जताया। भारत की यही उपलब्धियां बहुत से लोगों को चुभती हैं, और ऐसे लोग भारत को बदनाम करने के मौके की ताक में रहते हैं। वो हिंदुस्तान की उपलब्धियों को ट्रेंड नहीं कराते, बल्कि विरोध प्रदर्शन जैसी उन चुनौतियों को ट्रेंड कराते हैं जिनका सामना हर लोकतांत्रिक व्यवस्था को करना पड़ता है, क्योंकि लोकतंत्र में ही आवाज उठाने का अधिकार होता है। और इसी अधिकार की आड़ में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, एंटी इंडिया एजेंडा चलाया जा रहा है। कैमरों में कैद हैं किसान आंदोलन की आड़ में किस तरह देश की राजधानी दिल्ली में अराजकता फैलाई गई, लेकिन उसके बावजूद पुलिस और सुरक्षा बलों ने जबरदस्त संयम और धैर्य बरता। पुलिस वालों पर हमला किया गया, उन्हें पीटा गया, ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन मानवाधिकारों का दुखड़ा रोने वाली रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोगों को ये नजर नहीं आता, और इन्हें पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो भी नजर नहीं आता, जहां आए दिन पुलिस और फौज लोगों पर जुल्म ढाती रहती है, जहां अल्पसंख्यकों का कत्लेआम होता है, अगवा किया जाता है, आतंकी तैयार किए जाते हैं। सवाल है कि आखिर क्यों? तो इसका एक जवाब यह है कि इस तमाम दुष्प्रचार का मकसद यह दिखाना होता है कि हिंदुस्तान में असुरक्षा का माहौल है। इसका असर आर्थिक मोर्चे पर देखने को मिलता है, खासतौर पर कोरोना काल में जब दुनिया भर की आर्थिक स्थिति डामाडोल है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत में असुरक्षित माहौल दिखाकर ये निवेश को रोकने की साजिश तो नहीं? लेकिन हिंदुस्तान का बुरा चाहने वाले कितनी भी साजिश रचने वो कामयाब नहीं होने वाले, क्योंकि इन तमाम साजिशों और हालात के बीच भी हिंदुस्तान तेजी से तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता ही रहेगा। IMF ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि 11.5% रहने का अनुमान जताया है। आर्थिक सर्वे में भी वित्त वर्ष 2021-22 में आर्थिक वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान है। इस बीच कोरोना काल में भी भारत पर निवेशकों का भरोसा कायम है, जिसका सबूत है कि मौजूदा वित्त वर्ष में 2021
2020-21 के पहले 8 महीने यानी अप्रैल से नवंबर के बीच भारत में एफडीआई के आंकड़े इस दौरान 22% बढ़कर 4.26 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गए। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अब तक एफडीआई की बात करें तो उसमें भी 13% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि ग्लोबल एफडीआई में 42% की जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले रेडार पर, ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट और टूलकिट पर एफआईआर। पुलिस ने कहा जैसा टूलकिट में लिखा था वैसा ही 26 जनवरी हिंसा में हुआ। संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। एनएसए डोभाल, आईबी चीफ और दिल्ली पुलिस कमिश्नर बैठक में रहे मौजूद। रामपुर में नवरीत के परिवार से मिलकर बोली प्रियंका, नवरीत की शहादत बेकार नहीं जाएगी। किसानों के साथ जुल्म हो रहा है, हर देशवासी किसान के साथ है। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, 6 फरवरी को पूरे देश में 3 घंटे का चक्का जाम। दिल्ली में नहीं करेंगे आंदोलन, विदेशों में विदेशी कलाकारों को नहीं जानता। कोलकाता रैली में सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, मैं धमकी से डरने वाली नहीं, बीजेपी देश के लिए बड़ा खतरा। आम आदमी पार्टी का केंद्र सरकार पर आरोप। मनीष सिसोदिया बोले दिल्ली सरकार के अधिकार छीनकर एलजी को दिए, पिछले दरवाजे से शासन करना चाहती है बीजेपी। एयर चीफ भदौरिया की चीन पाकिस्तान को चेतावनी, सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार, बालाकोट स्ट्राइक फिर करने में सक्षम। लोकसभा स्पीकर और विपक्षी दलों की बैठक, कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी के नेता मौजूद। संसद में गतिरोध खत्म करने की कोशिश, हंगामे की वजह से बार बार स्थगित हो रही है लोकसभा। और अब आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी सुमित चौधरी से वायुसेना प्रमुख भदौरिया जी की एक्सक्लूसिव बातचीत। आज जिस शख्स से हम आपको मिलवाने चाहते हैं वो हैं जिनके जिम्मेदारी है देश की सभी वायु सीमाओं की सुरक्षा करना, यानी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी के सिनारियो में, क्योंकि मैं चैलेंजेस से शुरुआत करना चाहता हूँ इस आप इंटरव्यू की, अभी भारत के सामने कई चैलेंजेस खड़े हैं। पिछले साल कुछ चीज़ें बदली थी नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर, उस चैलेंज की अगर बात करें उसको लेकर इंडियन एयरफोर्स किस तरीके से तैयार है? देखो अभी जो चैलेंजेस हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं नॉर्थ में, हमने अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी डिप्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट्स थी, जो हमारी स्टडी थी, एनालिसिस था, उसके बेसिस पे की हुई थी। एंड अभी टॉक्स प्रोग्रेस हो रही हैं, उनका जो भी नतीजा निकलता है अगले स्टेप हम तब लेंगे जो भी हम देखते हैं ग्राउंड पे क्या रियलिटी बदल रही है। अगर डीएस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट होती है उनकी तरफ से तो हम भी अपने स्टेप्स लेंगे एंड रीडिप्लॉय करेंगे। सर इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रंस की कमी हमेशा से बहुत लंबे समय से कर रही है, बहुत होनी पाई, लेकिन तेजस के आ जाने के बाद खासतौर पे ना सिर्फ वो कमी पूरी होगी बल्कि हम अपनी ज़रूरतों को अपने हिसाब से पूरा कर सकते हैं या फिर आगे और ज़्यादा प्लानिंग कर सकते हैं चीज़ों को लेकर? हाँ जरूर, जब इंडिजिनस कैपेबिलिटी इंडक्ट होती है तो ये सब इम्पोर्टेंट उसके एडवांटेजेस होते हैं। हमारे लिए 83 पे ये एंड नहीं होगा, 83 से हमें 4 स्क्वाड और मिलेंगे। इससे जो हमारे स्क्वाड्रन्स कम हो रहे थे वो तो अरेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, अब बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बट इन फ्यूचर एक बार ये कैपेबिलिटी प्रोडक्शन में आ जाएगी तो फ्यूचर में भी फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन जो हमारी आगे की रिक्वायरमेंट होंगी वो इंडिजिनस सोर्सेज से ज़्यादातर आएंगी। फाइनली मिलिट्री स्ट्रेंथ अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन से होनी चाहिए और उसी से होती है। सर अभी मैं टारमेक पे हूँ और हमारे पीछे राफेल भी है और तेजस भी है हमारे साथ में, और दोनों एयरक्राफ्ट को लाने की आपकी एक बहुत अहम भूमिका रही है दोनों के लिए। आपको लगता है कि ये दोनों एयरक्राफ्ट खास तौर पे आने वाले फ्यूचर सिनारियो के अंदर या फ्यूचर सिनारियो के अंदर बहुत मददगार होंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए, खासतौर पे हमारी वायुसेना की सुरक्षा के लिए, वायु सुरक्षा के लिए? पहले तो इनको लाने में खाली मेरी नहीं, बहुत लोगों की एंड पूरे सिस्टम की आई थिंक बहुत हार्ड वर्क रहा है। टारमैक पे राफेल और तेजस दोनों, और साथ में इस देश के अगर कहा जाए एयरफोर्स चीफ। वेल डन सुमित। और अब देखते हैं जो है सो है दिनेश गौतम के साथ। तो सामने आ गया कि किसान आंदोलन पर विदेशी ट्वीट संयोग नहीं प्रयोग थे, लेकिन ऐसा था तो डिजाइन बनाने वालों ने कमाल की डाइवर्सिटी रखी थी। पॉप सिंगर, सामाजिक कार्यकर्ता और भूतपूर्व पॉर्न स्टार, ताकि डिजाइन न लगे, डिफॉल्ट लगे। ये तो ही बाहर वालों की बात। इधर घर में कांग्रेस में उहापोह है।
मामला वो कहा गया जो दिल को भाने वाला था, इसलिए पार्टी प्रवक्ता सुरजेवाला ने रिहाना के ट्वीट पर रीट्वीट मारकर कह दिया कि हिंदुस्तान में इन दिनों लोकतंत्र नहीं तानाशाही है। लेकिन राहुल गांधी को पता था कि ऐसा करना बाहर जाती गेंद में बल्ला लगाने जैसा है, इसलिए उन्होंने कहा कि यह हमारा अंदरूनी मसला है। सुरजेवाला क्रीज छोड़ चुके थे, राहुल ने रन लेने का मन नहीं दिखाया। एक मुद्दा, एक पार्टी पर राय दो। सियासत में ऐसे रन आउट वाले हालात बनते हैं या बनाए जाते हैं? पता हो तो बताइएगा, बाकी तो जो है सो है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।